एनटीएस गेट पाकिस्तान का एक बड़ा टेस्ट है और हर साल हजारों तलबा इसको अटेम्प्ट करते हैं ताकि वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें या एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकें। हर इंडिविजुअल तालिब इल्म का प्रॉब्लम मुख्तलिफ होता है। किसी को एक सेक्शन में प्रॉब्लम आता है तो कोई दूसरे सेक्शन में प्रॉब्लम फील करता है। इसी चीज को रियलाइज करते हुए मैंने बहुत सी वीडियो डेवलप की जो कि इस चैनल में मौजूद हैं और जिनकी मदद से कोई भी तालिब इल्म एक फुल फ्लैश तैयारी करके अच्छा स्कोर हासिल कर सके। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मैथमेटिक्स के सेक्शन यानी कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सेक्शन किस तरह से तैयार किया जाए ताकि आप एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मैथ के सेक्शन को किस तरह तैयार करें, कौन कौन से पार्ट को अच्छी तरह से तैयार करें या किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों की तरफ कम, और कौन कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए ताकि आप एक बहुत अच्छा स्कोर मैथ के सेक्शन में हासिल कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम चीज़ जो कि अक्सर तलबा इग्नोर कर देते हैं और वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल स्कोर डाउन हो जाता है। अब वो क्या चीज़ हो सकती है? वो है सिंपल कैलकुलेशन। अक्सर तालिब इल्म क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, किसी न किसी तरीके से वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन वो इस बात की रियलाइजेशन नहीं करते कि उनको कितना टाइम लगा है और कितना स्क्रैच वर्क उन्हें करना पड़ा है। तो आपको सबसे पहले जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए वो है सिंपल कैलकुलेशन यानी कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन। क्योंकि मेरा अपना 30 ईयर का एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत से टेस्ट पढ़ाए और एनटीएस गेट भी उनमें शामिल है। तो अक्सर तलबा जो मैथ में फ्लुएंट भी होते हैं वो कैलकुलेशन में बहुत सा टाइम वेस्ट करते हैं और उस टाइम वेस्टेज की वजह से वो टाइम प्रेशर में रहते हैं और दूसरे सेक्शन को टाइम प्रॉपरली दे नहीं सकते। खास तौर पे एनालिटिकल का जो सेक्शन है उसको टाइम ज्यादा चाहिए होता है, पर क्वेश्चन उसकी कंजम्पशन ऑफ टाइम ज्यादा है। तो उसका टाइम कहाँ से बचे? होता ही है कि स्टूडेंट मैथ में इस कदर ज्यादा टाइम यूज करता है कि मैं एनालिटिकल का टाइम भी वो इसी में लगा देता है या कम से कम वो एक्स्ट्रा टाइम एनालिटिकल को नहीं दे पाता। तो अगर आप अपनी सिंपल कैलकुलेशन को फास्ट कर लें तो आप बहुत सा टाइम बचा सकेंगे। सिंपल कैलकुलेशन की अहमियत का अंदाजा तो आप इससे भी लगा सकते हैं कि आपको हर क्वेश्चन के एंड पर कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि बेशक वो टॉपिक ज्योमेट्री का हो, अलजेब्रा का हो या वो परसेंटेज या एवरेज वगैरह का क्वेश्चन हो, आप देखेंगे कि आपने आंसर निकालने के लिए एंड पर जाकर कैलकुलेशन करनी है। तो इसलिए इसकी अहमियत सबसे ज्यादा है। आप कैलकुलेशन में इतने फास्ट हो जाएं कि आप फौरी तौर पर एक्यूरेटली कैलकुलेशन कर सकें ताकि आपका टाइम भी बचे और क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस भी कम हो जाए। क्योंकि ये भी देखा गया है कि अक्सर तलबा का क्वेश्चन को बिल्कुल सही समझते हैं, सही अंदाज में लेकर चलते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं। तो जब वो कैलकुलेशन में गलती कर देंगे तो जवाब तो गलत आ गया। तो इस तरह से ना सिर्फ वो टाइम वेस्ट करते हैं बल्कि क्वेश्चन को गलत भी करते हैं। इसलिए आप सबसे पहले और आप ये देखेंगे अगर आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हो, बेशक आप फिजिकली कैट मुल्तान में हो या ऑनलाइन क्लासेस में हो, मैं सबसे पहले कैलकुलेशन में स्टूडेंट को फ्लुएंट करता हूँ ताकि जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ टॉपिक पढ़ाया जाए, ना कि बच्चा कैलकुलेशन में उलझा रहे और वो क्वेश्चन टॉपिक के लिहाज से सही कर रहा हो लेकिन कैलकुलेशन में गलती करे या उसमें टाइम ज्यादा लगाए। तो इससे बचने के लिए मैं सबसे पहले उसको कैलकुलेशन में फ्लुएंट करता हूँ ताकि वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सके। उसकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अगर आपने मैथ सेक्शन में अच्छा स्कोर करना है तो अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करें और एक्यूरेट करें। इसके लिए इस चैनल में भी वीडियोस मौजूद हैं सिंपल अर्थमेटिक की, सिंपल कैलकुलेशन के लिए और नंबर सिस्टम पर। ये वीडियोस आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दूसरी अहम चीज है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का लफ्ज सुनते ही ध्यान में आता है इंग्लिश से उर्दू या उर्दू से इंग्लिश। नो, यहाँ ट्रांसलेशन से मुराद है कि जो क्वेश्चन में इंग्लिश में स्टेटमेंट दी जाती है उसको आप मैथमेटिकल रिलेशन में कन्वर्ट करें। ये एक बड़ा टॉपिक है लेकिन ये बहुत अहम है क्योंकि हर टॉपिक की एक स्टेटमेंट होती है, बेशक वो किसी टॉपिक का क्वेश्चन हो। इवन के ज्योमेट्री के अंदर भी स्टेटमेंट दी जाती है और आपने उसे कन्वर्ट करना होता है मैथमेटिकल रिलेशन में। तो जब आप इस चीज में फ्लुएंट हो जाते हैं, इस चीज में माहिर हो जाते हैं कि आप इंग्लिश को समझकर उसे कन्वर्ट कर लेते हैं कि मैथ का रिलेशन ये बनेगा, तो वो क्वेश्चन बहुत आसान रह जाता है। तो असल प्रॉब्लम ही ये है कि आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर सकें। अगर आप क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली इंटरप्रेट कर लेते हैं तो आप समझ लें कि क्वेश्चन 60-70% सॉल्व हो गया, क्योंकि उसके बाद तो एक छोटी सी इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है और सिंपल कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद जवाब आ जाएगा आपके पास। तो असल प्रॉब्लम ही टेस्टों में ये होता है कि आप इंग्लिश में लिखी गई स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट कर सकें।
ये एक बड़ा टॉपिक है, इसके लिए एक अलग वीडियो मौजूद है। आप ट्रांसलेशन के नाम से इसी चैनल में दी गई वीडियो को देखें। आप देखेंगे कि उसमें खासे रूल्स दिए गए हैं कि किस तरीके से किस स्टेटमेंट को हम मैथ में आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन के लिए देखते हैं एक एग्जांपल कि किस तरह से हम क्वेश्चन को ट्रांसलेट करते हैं मैथमेटिकल रिलेशन में। ये एक एग्जांपल है, पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए पर्सन वर्कड ऑन सर्टेन जॉब फॉर 4 days. He earned rupees 100 more on each successive days. What was the first day earning if he earned a total rupees 2200 for the 4 days? अब देखिए स्टेटमेंट क्या है, हम इसको एनालाइज करते हैं। हमें दिया गया है कि एक पर्सन ने 4 डेज वर्क किया। He earned rupees 100 more on each successive days. क्या मतलब हुआ कि हर रोज वो पहले दिन जो इनकम करेगा, अगले दिन उसकी इनकम पहले दिन के मुकाबले में 100 ज्यादा होगी। यानी कि अगर उसकी फर्स्ट डे की इनकम है x, तो नेक्स्ट डे की इनकम होगी 100, इसमें ऐड हो जाएगा। और उससे नेक्स्ट डे की इनकम कितनी होगी, उसमें एक और 100 ऐड हो जाएगा। यानी कि प्रीवियस डे के मुकाबले में नेक्स्ट डे जो इनकम होगी वो 100 मोर होगी। तो फोर्थ डे कितनी इनकम होगी, x प्लस 300। पहले दिन उसकी इनकम x, दूसरे दिन उसकी x प्लस 100, तीसरे दिन उसकी x प्लस 200, फोर्थ डे उसकी इनकम होगी x प्लस 300। अब हम इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि वहां से पढ़कर अब हम ट्रांसलेशन की तरफ जा रहे हैं कि जो कुछ दिया गया है उसे इंटरप्रेट किया कि उसकी इनकम किस तरह से बढ़नी है। फिर हम अब इसको कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल रिलेशन में। उसने क्या कहा, व्हाट वाज हिज फर्स्ट डे, यानी कि हमने x की वैल्यू बतानी है। इफ ही अर्न अ टोटल रुपीज 2200, यानी कि फोर्थ टोटल 4 डेज की जो इनकम है वो 2200 है। यानी कि इन 4 डेज की इनकम को अगर हम ऐड करें तो ये इक्वल होगी 2200 के। अब देखें, हमने ट्रांसलेशन करते हुए एक मैथमेटिकल रिलेशन बना लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो ये x सारे इकट्ठे करें तो ये हो जाएंगे 4x, और सारे जो हंड्रेड्स थे या कांस्टेंट वैल्यूज थी उन्हें ऐड करें तो ये आता है 600, और ये इक्वल है 2200 के। इसमें से हम 4x को एक साइड पर रखते हैं और 600 को दूसरी साइड पर ले जाते हैं। ये दूसरे साइड पर जाकर माइनस हो गया और ये बच गया आपके पास 1600, यानी कि 4x इज इक्वल टू 1600। अब x की वैल्यू क्या होगी, 1600 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 400। और x क्या था, ये फर्स्ट डे की इनकम थी, यानी कि x इज इक्वल टू 400, और 400 is the income for the first day which was required by the question। NTS-GAT के मैथ सेक्शन में 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 वर्ड प्रॉब्लम्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। अब हम वन बाय वन इन तमाम पार्ट्स को देखेंगे कि इसमें फर्दर किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं और उनको हम किस तरह से डील कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि गैट के लिहाज से मैथ के कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो टॉप प्रायोरिटी रखते हैं, यानी कि जिनकी तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उन पर ज्यादा कोशिश करनी चाहिए और उनमें आपको एक्सपर्ट होने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो देखते हैं कि वो टॉपिक्स कौन से हैं। इसमें पहला टॉपिक है परसेंटेज, फिर है रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, एज प्रॉब्लम्स, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस। ये 6 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम पार्ट में आप सबसे ज्यादा इनके क्वेश्चन पाएंगे। आने को हर टॉपिक आ सकता है, कभी कम होते हैं क्वेश्चन, कभी ज्यादा होते हैं, बाज़ औक़ात कोई टॉपिक नहीं भी आता और बाज़ औक़ात एक टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन भी होते हैं। तो ये कोई रूल नहीं है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि इनमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आप इनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें, इनके ऊपर कुछ ज्यादा टाइम लगाएं और इनमें आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करें। फिर कुछ और टॉपिक्स हैं जो इनसे थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें छोड़ दें। ये भी, इनके भी क्वेश्चन आ सकते हैं और आते हैं, लेकिन ये है कि वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये आप समझ लें कि ये सेकंड लेवल के क्वेश्चन हैं जो अमूमन नजर आएंगे आपको। वो है वर्क प्रॉब्लम्स, मिक्सचर्स, मोशन एंड स्पीड, इंटरेस्ट। इसके अलावा भी कोई टॉपिक हो सकता है। ये यही नहीं है कि ये कंप्लीट लिस्ट है, ये मैंने आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं।
कि टॉप प्रायोरिटी कौन से हैं और सेकंड प्रायोरिटी पर कौन से हैं, लेकिन इनके अलावा भी टॉपिक्स हैं जो कि आपको इस चैनल में भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास बहुत कम टाइम हो तो आप इन टॉपिक्स को भी कर लें तो खासी हद तक तैयारी हो जाती है। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर करना है तो इन टॉपिक्स के अलावा भी आपको टॉपिक्स करने चाहिए। ए पर्सन हैज रुपीज 1600, he spent 20% of the amount in buying some home items. By the 10% of the remaining amount, he recharged his mobile. What amount he has now? यानी कि देखें, अगर हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि पर्सन के पास अमाउंट थी 1600, उसमें से उसने 20% खर्च किया होम आइटम्स के लिए, और जो बच गया यानी कि पहले 20% कैलकुलेट करके उसे माइनस करना होगा। तो क्या हो जाएगा कि 1600 का हम 20% कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास आता है 320। अब ये 320 आप 1600 में से माइनस कर दें तो बाकी बच गया आपके पास, 320 माइनस किया तो आपके पास बच गया 1280। 20% खर्च करने के बाद ये अमाउंट उस पर्सन के पास है। अब इसमें से वो 10% खर्च करता है तो इसका 10% लेते हैं, इसका 10% आ गया 128 रुपीज। और पूछा क्या गया है, व्हाट अमाउंट ही हैज नाउ, अब उसके पास क्या बचा हुआ है। आप 1280 में से इसको माइनस कर देंगे तो उसके पास बाकी अमाउंट आ जाएगी जो कि है 1152, और यही रिक्वायर्ड आंसर है। आप देखेंगे इसमें इस क्वेश्चन में जिस तरीके से इसे सॉल्व किया गया इसमें स्टेप्स ज्यादा है और आपको स्क्रैच वर्क भी ज्यादा करना पड़ता है, कैलकुलेशन भी ज्यादा है। तो इसको एक शॉर्ट मेथड देखें जो मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि मैंने ये डिफिकल्ट मेथड या लेंथी मेथड यहाँ पर इसलिए बताया है क्योंकि कुछ लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। लेकिन अगर आप इसे शॉर्ट मेथड से करें तो इसको होगा कि 1600 उसके पास अमाउंट थी, उसने 20% खर्च किया तो उसके पास 80% बच गया यानी कि 0.8 बच गया। अब ये अमाउंट बची हुई है, इसमें से फिर 10% खर्च करेगा तो उसके पास 90% बच जाएगा। आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि अब ये इशारिया और ये इशारिया खत्म और ये दो जीरो खत्म, तो 16 इंटू 72, 8972 इंटू 16, तो 72 को आप 16 से मल्टीप्लाई करें। आप देखें ये सेम आंसर आपके पास आ गया, जबकि आपको इतना डिटेल वर्क नहीं करना पड़ा। तो ये शॉर्ट मेथड मैंने जो परसेंटेज की वीडियो इसमें मौजूद है आप उसको देखेंगे तो वो वहां पर ये मेथड डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज आप इसी मेथड से भी कर सकते हैं कि स्टेप वाइज हर स्टेप अलग-अलग करें, कैलकुलेशन इंक्रीज होगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा और स्क्रैच वर्क भी ज्यादा होगा। Akbar and Salim started a business. They decided that they will divide the profit in such a way that if Akbar gets rupees 3, then Salim will get rupees 5. They earn a profit of rupees 16,000. What is the share of Salim from the profit? अब आप देखें कि अकबर और सलीम की जो रेशो दी गई है, अकबर और सलीम, वो है 3:5 की, और टोटल अमाउंट जो डिवाइड करनी है वो है 16,000। शेयर ऑफ सलीम इज इक्वल टू रेशो ऑफ सलीम ओवर सम ऑफ रेशोज मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट। तो ये हो जाएगा रेशो ऑफ सलीम इज 5, sum of ratio is 8, 3 and 5, 8 multiplied by 16,000, तो ये हो जाएगा 2000, और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 10,000, यानी कि सलीम का शेयर इस 16,000 में से 10,000 होगा, जो कि इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। What is the number of which 20% is half of 400? हमें स्टेटमेंट दी गई है व्हाट इज द नंबर ऑफ विच 20% इज हाफ ऑफ 400। अब आप देखेंगे हम पहले इसे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और इसको डायरेक्टली ट्रांसलेट करते हैं। व्हाट इज द नंबर, इट्स मीन एक्स इज द नंबर, ये हमने बताना है इसमें। विच ऑफ विच यानी कि इस एक्स का 20%, इस एक्स का 20%,
इज मीन इक्वल, हाफ ऑफ मीन मल्टीप्लाई 400। अब आपके पास एक मैथमेटिकल रिलेशन बन चुका है, आपने इसे ट्रांसलेट किया है। ऑफ विच 20%, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाइड बाय 20%, 20/100। इज के मीनिंग होते हैं इक्वल के, ऑफ के मीनिंग होते हैं मल्टीप्लाई ऑफ 400। तो 400 से हमने इसे मल्टीप्लाई किया। अब ये आपके पास मैथमेटिकल रिलेशन मौजूद है। आप इसे सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो ये 20/100 दूसरे साइड पर चला जाएगा और रेसिप्रोकेट कर जाएगा और रिवर्स हो जाएगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल दूसरे साइड पर जाएगा। तो ये हो जाएगा 100/20 मल्टीप्लाइड बाय हाफ मल्टीप्लाइड बाय 400। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 1 और ये 5, और ये यहाँ से कैंसिल होकर 200 आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू होगी 1000। वर्ड प्रॉब्लम में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जरूरी ये है कि आप सिंपल कैलकुलेशन को तेजी से करने के काबिल हों। दूसरा, आप गिवन सिचुएशन को जो डाटा दिया गया है उसको एनालाइज कर सकें और उसको किसी एक मैथमेटिकल रिलेशन में कन्वर्ट कर सकें। और ये भी जहन में रखें कि मैथ एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो फील कर रहे होते हैं कि हमें मैथ नहीं आता, उनका मैथ इशू होता नहीं है। जिस लेवल का मैथ आता है वो तो बहुत छोटे लेवल का है, यानी कि सिंपल कैलकुलेशन एक्चुअली इन्वॉल्व होती है या लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं। इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ के कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल नहीं होते। तो फिर क्या प्रॉब्लम होता है? असल प्रॉब्लम ये होती है कि वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते, यानी कि जो स्टेटमेंट दी गई है उसको मैथ में कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें सिचुएशन प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आती। तो इस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप इस बात को लर्न करें कि हाउ, कि मैं स्टेटमेंट पढ़कर क्या इंटरप्रेट करता हूँ और उसको किस तरीके से मैथ में कन्वर्ट करता हूँ। कि अगेन मैं आपसे कहूंगा कि ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप स्टेटमेंट को सही तरह समझ के कन्वर्ट कर सकें। जब वो कन्वर्ट हो जाती है तो फिर इतना कोई इश्यू नहीं होता। फिर आते हैं दूसरा पार्ट जो कि अलजबरा है। अलजबरा में अगेन ये बात जहन से निकाल दें कि इसमें कोई बड़े डीप किस्म के कंसेप्ट होंगे जो सिर्फ मैथ वाले कर सकते हैं। नो, इसमें अगर कोई स्टूडेंट बायो का है, कोई आर्ट्स का है, किसी भी सब्जेक्ट का है, तो उसके लिए कोई ऐसा मैथ नहीं होगा कि वो ना कर सके, क्योंकि इसमें जो मैथ इन्वॉल्व होता है उसका लेवल अमूमन 8 9 मैक्सिमम 10th लेवल तक होगा, जो सबने पढ़ा होता है। सिंपल मैथ जो आपको ऑलरेडी आता है, एक्चुअली आपको रिवीजन की जरूरत है। आपने अलजेब्रा के बेसिक कंसेप्ट जो आपको भूल गए हैं, आप उनको रिवाइज करें। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं आएगी जो बाकायदा सिर्फ और सिर्फ मैथ वाले ही लर्न करके आए हैं। आपने भी वो कुछ पढ़ा हुआ है, बेशक आप बायो के हैं। अलजेब्रा को हम तीन हिस्सों में तकसीम करें। फर्स्ट वन है एवेल्युएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाता है और आपने उसको किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वैल्यूएट करना होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को वैल्यूएट किया जाता है एट ए सर्टेन पॉइंट और फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो है 5x² + 3। इस एक्सप्रेशन को आपने वैल्यूएट करना है जबकि x की वैल्यू 2 हो। क्या मतलब होगा कि आप x की जगह पर 2 रख दें, तो 5 × 2⁻² + 3। यहाँ पर x की जगह 2 आ गया और उसके ऊपर पावर ऑलरेडी 2 मौजूद है। 5 × 4 + 3 और ये हो गया 20 + 3 = 23। ये इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू है व्हेन x = 2 है। दूसरी टाइप है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक आपको एक्सप्रेशन दिया जाता है, आपने उसे सिंप्लीफाई करना होता है, यानी कि उसमें जो कॉमन फैक्टर्स वगैरह हैं या प्लस माइनस जो टर्म्स हो सकती हैं उनको सॉल्व करके आप एक सिंपल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए भी आप एक एग्जांपल देखें। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप ये देखें कि सबसे पहले ढूंढेंगे इनमें कॉमन क्या है। देखें इसमें 3 भी है, ये भी 3 से डिवाइड होते हैं, इसमें x है और ये भी x मौजूद है। तो हम पहले ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसमें से 3x को कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी अंदर क्या बच गया, एक x बच गया, क्योंकि इस पर x स्क्वायर था, x बाहर आ गया, एक पावर रह गई।
और यहाँ से 6 को 3 से डिवाइड किया तो बाकी बच गया 2 और x बाहर जा चुका तो इसलिए सिर्फ 2 रह जाएगा। अब नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं तो ये 3 हमने कॉमन ले लिया तो बाकी बच गया x प्लस 2। अब ये सिंप्लीफाई करें यानी कि ये देखें कि कौन सी चीजें कैंसिल आउट हो सकती हैं तो x प्लस 2 से x प्लस 2 गया और ये 3 से 3 गया तो इस एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x के इक्वल है। तीसरी टाइप है इनइक्वालिटीज जिसमें लेस देन और इक्वल का साइन इस्तेमाल होता है। इक्वेशन के दोनों साइड पे जो चीजें होती हैं वो इक्वल होती हैं, जबकि इनइक्वालिटीज में अगर लेस देन है तो एक क्वांटिटी छोटी होगी दूसरी बड़ी होगी। इसके लिए भी इस चैनल में एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें सॉल्व क्वेश्चन भी हैं और लेसन भी हैं, तो आप डिटेल लर्निंग के लिए आप इस प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियो से लेसन लें और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें। फिर आते हैं अगले पार्ट की तरफ यानी कि ज्योमेट्री। अगेन मैं वही बात करूंगा कि इसमें भी कोई डिटेल क्वेश्चन नहीं होते, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होते, बिल्कुल सिंपल ज्योमेट्री के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो आपने 6-7 में पढ़े हुए हैं वही कंसेप्ट इसमें आपसे पूछे जाएंगे। होता क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, आपने उस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना है और वो बेसिक कंसेप्ट जो आप ऑलरेडी जानते हैं, और अगर आप ये कहें कि आपको वो नहीं आते, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली वो आपको भूल चुके होते हैं क्योंकि आपने कभी बहुत पहले पढ़े होते हैं वो, तो इसलिए आप उनको सिर्फ रिवाइज करें तो वो आपको याद होना शुरू हो जाएंगे। तो ज्योमेट्री से भी परेशान होने की जरूरत नहीं होती, ज्योमेट्री में आप बेसिक कंसेप्ट अपने रिवाइज करें और उसके लिए आप इस चैनल की हेल्प भी ले सकते हैं, बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं इनकी लिस्ट देखें। ज्योमेट्री के टॉप प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन कौन से हैं। पहला है डिस्टेंस फार्मूला, ये एक्चुअली पॉइंट को फोकस करता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो इसके क्वेश्चन भी आपको जनरली नजर आएंगे गैट में। फिर है लाइंस के, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग दोनों लाइन शामिल हैं, इससे रिलेटेड अमूमन एंगल्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स में एंगल, साइड्स, एरिया और पेरीमीटर हर तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चौकोर, चौकोर में स्क्वायर भी होगा, रेक्टेंगल भी है, ट्रेपेजियम भी हो सकता है, और इसके अलावा पैरेललोग्राम और रोम्बस भी हो सकता है। तो इस तरह से जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं उनके पेरीमीटर और एरिया के फार्मूले वगैरह आप याद करेंगे और उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। फिर सर्कल्स के क्वेश्चन आते हैं, सर्कल्स में आपको आना चाहिए सर्कल का एरिया और इसका सर्कमफ्रेंस, और उनसे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने चाहिए ताकि आपने अगर सर्कल का क्वेश्चन आ जाए तो आप टेस्ट में इजीली उसको सॉल्व कर सकें। एग्जाम्पल देखें, The width of a rectangle is 4 by 5 of its length। रेक्टेंगल दिया गया है यानी कि जिसकी दोनों पैरेलल साइड्स सेम है, यानी कि ये दोनों सेम है लेंथ में और पैरेलल हैं, इसी तरीके से ये दोनों साइडें भी इक्वल लेंथ की हैं। और उसने कहा है कि विड्थ जो है वो 4 by 5 ऑफ लेंथ है। अगर इसकी लेंथ है x तो इसकी विड्थ होगी 4 by 5 ऑफ x, और इसका पेरीमीटर दिया गया। अब पेरीमीटर क्या चीज है, पेरीमीटर है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि लेंथ ऑफ ऑल साइड्स को ऐड करें तो पेरीमीटर आ जाता है, यानी कि बाउंड्री की लेंथ, यहां से स्टार्ट होकर इन चलते हुए वापस इसी पे आए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, यानी कि आप चारों साइडों को ऐड कर लें तो पेरीमीटर आ जाएगा। अब एक साइड है x, दूसरी साइड है 4 by 5x, इसके अपोजिट साइड ये भी 4 by 5x होगी और ये इसके इक्वल है तो ये x होगी। इन चारों को ऐड करें यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 4 by 5x प्लस x प्लस 4 by 5x, तो ये इक्वल होना चाहिए गिवन पेरीमीटर के जो कि 72 दिया गया। ये हो जाएगा 2x प्लस 8 by 5x इज इक्वल टू 72। अब इस सारी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 10x प्लस 8x इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इन दोनों को ऐड करें तो 18x इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाइड बाय 5। आप देखें कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसको सबसे आखिर में सॉल्व करूंगा अगर जरूरत हुई, क्योंकि अभी इधर से एक फैक्टर ने नीचे आना है, हो सकता है कि वो फैक्टर ऐसा हो जो इनमें से किसी से कैंसिल आउट हो जाए, तो अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा फिर उसके फैक्टर तलाश करूंगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता ही नहीं,
मैं वेट करूंगा कि जब तक इसके नीचे डिनोमिनेटर इस साइड से ट्रांसफर होकर नहीं आ जाता, उसको चेक करने के बाद मैं देखूंगा कि इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो अब देखेंगे आपके पास आ चुका है 18x इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब x यहीं छोड़ दें और 18 को इसके नीचे ले जाएं, तो ये हो गया 72 मल्टीप्लाइड बाई 5 ओवर 18। अब आप देखेंगे 18 1 और 18 4, 72 होता है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू 5 एक्स की वैल्यू हमारे पास आती है 20। तो पूछा क्या गया था, व्हाट इज द एरिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, वो होता है दोनों साइडों की प्रोडक्ट। दो एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करें तो एरिया आ जाता है, यानी कि अब एरिया किसके इक्वल होगा, 4/5 x इंटू एक्स, ये एरिया है और हमने इसकी वैल्यू बतानी है। तो 4 ये इक्वल हो गया 4/5 एक्स की जगह 20 और फिर दूसरे एक्स की जगह भी 20, तो ये इससे कैंसिल हो गया 4 और ये 16 इंटू 20 इक्वल होगा 320। ये इसका रिक्वायर्ड एरिया है। An angle is 30 degree more than one half of its complement. Find the angles. कंप्लीमेंट क्या होता है, दो एंगल अगर ऐड किए जाएं और उनका सम 90 डिग्री हो तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि इस एंगल को 90 में से माइनस कर दें। कॉम्प्लीमेंट ऑफ थीटा 1 या एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 1। ये जो आंसर आएगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, फिर उसके बाद आते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। देखिए इस स्टेटमेंट को हम ट्रांसलेट करेंगे ताकि मैथमेटिकल रिलेशन बनाया जा सके। सपोज द एंगल इज एक्स, इट इज 30 डिग्री मोर। 30 डिग्री मोर है इसलिए मैंने इसे माइनस कर दिया -30 ताकि ये इक्वल हो जाए। ये 30 इसमें ज्यादा था, मैंने 30 इसमें से माइनस कर दिया ताकि ये इक्वल हो जाए। 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो अब इधर से 2 को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 60 इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लें, ये x इधर जाकर ऐड हो गया तो 3x, ये इधर आकर ऐड हो गया तो 90 प्लस 60 हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 150 और x इज इक्वल टू 150 ओवर 3 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड एंगल है। इफ द वर्टेक्स एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कंटेन्स g डिग्रीज, g डिग्री है वर्टेक्स एंगल में, आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी कि इसकी दो साइडें इक्वल हैं और ये एंगल हमें g दिया गया। द नंबर ऑफ डिग्रीज इन बेस एंगल इज, यानी कि किसी एक बेस एंगल में किसी बेस एंगल की डिग्रीज बतानी है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो इसमें देखें कि आइसोसेलेस ट्राइंगल दी गई है और उसने बेस एंगल की बात की है। इसका मतलब है अगर ये बेस एंगल है तो ये भी बेस एंगल है। तो इट्स मीन ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों साइडें इक्वल हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है कि इसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। अब मैं कह सकता था कि ये साइड और ये साइड इक्वल है या ये साइड और ये साइड इक्वल है, लेकिन क्योंकि उसने बेस एंगल पूछ रहा है और ये वर्टेक्स दिया है, इट्स मीन कि ये बेस एंगल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो फिर ये दोनों ही इक्वल होंगे। इस लिहाज से इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये x है तो ये भी x है। अब हमारे पास रिलेशन क्या मौजूद है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि x प्लस g इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2x प्लस g इज इक्वल टू 180 और यहाँ से 2x होगा 180 माइनस g और x इक्वल होगा 180 माइनस g बाय 2 और 90 माइनस g बाय 2। ये रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन। और लास्ट पार्ट है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में आपको दो क्वांटिटीज दी जाती हैं
और आपने कंपेयर करके बताना होता है कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर, या वो इक्वल है, या कोई भी रिजल्ट नहीं ड्रा किया जा सकता गिवन इंफॉर्मेशन से। ये सेक्शन कंपैरेटिवली आसान होता है। आपको इसकी बेसिक्स के लिए नंबर सिस्टम का पता होना चाहिए, वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स पता हो और सिंपल कैलकुलेशन आपको आती हो। तो इसमें कोई इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होते इनको हल ना किया जा सके, इनको बआसानी हल किया जा सकता है। अब इस एग्जांपल में देखें, हमें दिया गया है कि x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 एंड 1 में होने का मतलब है कि x इज अ फ्रैक्शन, लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है x पॉजिटिव फ्रैक्शन में है। ये पॉजिटिव भी है क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है, इसका मतलब है ये फ्रैक्शन है। डेसिमल में कहना चाहें तब भी आपकी मर्जी है। तो अब कॉलम ए में हमें दिया गया एक्स स्क्वायर और कॉलम बी में हमें दिया गया है एक्स, और हमने कंपेयर करके बताना है कि इनमें से बड़ी क्वांटिटी कौन सी है। हमें दिया गया है कि एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1 पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो एक्स को मैं सपोज कर लेता हूँ कि दिस इज इक्वल टू हाफ। अब एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो 1/4 छोटा होता है और 1/2 बड़ा होता है। 1/4 इज लेस देन 1/2। इसका मतलब है ये क्वांटिटी बड़ी है एज कंपेयर टू दिस। ये क्वांटिटी बड़ी है और ये स्मॉलर है अगर x लाइज करता है इसमें। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा द क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर, दैट इज बी। तो लास्ट में मैं आपसे ये कहूंगा कि मैथ इतना मुश्किल नहीं है जितना कि आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। आप ज्यादा कोशिश करें प्रैक्टिस की कि किस तरह से किस क्वेश्चन में किस स्टेटमेंट के हम क्या मीनिंग लेते हैं। तो आप फील करेंगे कि ये सेक्शन कंपैरेटिवली दूसरे सेक्शन के मुकाबले में आपको स्कोर ज्यादा दे रहा है। आप इसको जितना टाइम देते हैं, आप अगर फुल कंसंट्रेशन से इसकी तैयारी करें तो ये इसमें 100% मार्क्स भी आ सकते हैं। तो इसके लिए आप सोर्स मैंने बताया है कि इस चैनल से भी आप बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। इसमें तमाम टॉपिक्स भी मौजूद हैं और सॉल्व क्वेश्चन भी मौजूद हैं और डिफरेंट टेक्निक्स और लेसन भी मौजूद हैं। आप इससे हेल्प लें। अदरवाइज मेरी अपनी लिखी हुई बुक भी मौजूद है मार्केट में, आपको पूरे पाकिस्तान में मिल जाएगी, स्मार्ट ब्रेन गेट। आप उसको भी यूज कर सकते हैं या किसी भी ऑथर की बुक लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको फिर फर्दर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप क्लासेस को ज्वाइन करके किसी टीचर से कोचिंग भी ले सकते हैं। इस सिलसिले में हमारी अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं और हमारा फिजिकल सेटअप मुल्तान में मौजूद है, कैट कॉलेज ऑफ एडमिशन टेस्ट मुल्तान में।